हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोरा। आज का टॉपिक होगा हमारा आरएएस में आए भारतीय राज्य व्यवस्था का पीवाईक्यू। हमारा ये टॉपिक है आरएएस में आए 2023 में क्वेश्चंस भारतीय संविधान से संबंधित। हमारा ये क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन दिया है इन्होंने कि भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ये 2023 में आरएएस में आया क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। दो स्टेटमेंट दिए इन्होंने कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया। ये दो स्टेटमेंट देके कोर्ट में दिया। वन में दिया कि न तो एक सही और न ही दो सही, एक व दो दोनों सही, तीसरा केवल एक दोनों सही, तीसरे में केवल दो ओनली दो सही और चौथे में ओनली वन सही। आंसर इसको देखते हैं। अब ये कैसे करना है आंसर इसका कि हमें पूछा क्या क्या एक संविधान सभा का यानी 24 जनवरी की बात कर रहा है, 24 जनवरी 1950 की। 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ वो बात करनी क्वेश्चन की ये डिमांड है। तो 24 जनवरी 1950 को हम एक बार व्याख्या देखते हैं इसको क्या क्या हुआ था। तो ये हुआ था कि संविधान सभा की तो ये अंतिम बैठक थी। जिस दिन ये 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई थी वो संविधान सभा की कौन सी अंतिम बैठक थी। इसी दिन संविधान सभा क्या हो गई थी, भंग हो गई थी। इसी दिन संविधान सभा को भंग कर दिया और पर 1952 तक तो ये विधायिका के रूप में कार्य करती रही थी। संविधान सभा को दो काम दिए थे, एक तो संविधान का निर्माण करना और एक विधायिका का काम भी था जो कि 1952 तक कंटिन्यू चलता रहा। लेकिन संविधान सभा को भंग कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को ये काम हुआ। आगे क्या हुआ, राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को भी मान्यता उसी दिन मिली। किस दिन, 24 जनवरी 1950 को। सबसे पहले एक काम हुआ अंतिम बैठक ये थी। दूसरा काम हुआ संविधान सभा को भंग किया। ये 1952 तक तो कार्यरत रही थी विधायिका के रूप में, लेकिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में विधिवत निर्वाचित घोषित कर दिया गया। तो हमारा ये क्वेश्चन था, इसमें ये तीन फैक्टर मैंने आपको यहाँ समझाया। तो इसमें से आप देखो कि अंतिम अधिवेशन था यानी अंतिम बैठक थी इसी दिन, बिल्कुल एक स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा उन्होंने बोला कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए विधिवत घोषित किया, तो ये भी उसी दिन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। तो हमारे ये दोनों ही सही माने जाएंगे। तो जिसमें भी ये दोनों सही होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो दूसरे नंबर पे इन्होंने दिया है कि एक व दो दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा ये। आंसर हमारा 2 नंबर हो जाएगा। और मैंने ये नोट में डाला कि आरएस 2018 में 21 में 24 में ये टॉपिक पूछा जा चुका है और 23 का तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन एक बार आप व्याख्या से पहले आप खुद क्वेश्चन देखो कि अगर आप कर पाते हैं या नहीं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, कि कौन सी अनुसूची है जो कि प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। 6वीं, 10वीं, 9वीं और 7वीं, ये 4 ऑप्शन दिए। ये 5वां ऑप्शन है जो अनुत्तरित है, मतलब कि आपने वहां पे 4 ऑप्शन करने थे, उनमें से अगर एक भी नहीं किया आपने, मान लो ये क्वेश्चन छोड़ दिया, तो वो ऑप्शन भरना पड़ता है गोले में, 5वां गोला भरना पड़ता है। आगे देखो व्याख्या देखते हैं इसकी कि 9वीं अनुसूची को इन्होंने जोड़ा, मतलब क्योंकि 8 अनुसूची तो पहले संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां तो थी ही। 9वीं अनुसूची जोड़ते हैं वो पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ते हैं। प्रथम संविधान संशोधन कब होता था, 1951 में हुआ था, जिसमें प्रथम संविधान संशोधन में क्या जोड़ा, 9वीं अनुसूची। इसमें क्या शामिल किया, किसी अधिनियम पर न्यायिक पुनरावलोकन पहले संभव नहीं था, इससे जोड़ा, इसके द्वारा जोड़ा गया। पहले क्या था कि न्यायिक पुनरावलोकन संभव नहीं हो सकता था। न्यायिक पुनरावलोकन होता है कि कोई भी अधिनियम आया है उसकी न्यायालय जांच कर सकता है या नहीं, वो ऐसा नियम नहीं था। IR कोहलो बनाम तमिलनाडु, ये वाद आता 2007 के अंदर।
तो ये इसमें कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 एक जजमेंट है केशवानंद भारती, उससे पहले उसके बाद के समय में 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन होंगे। ये किसमें बात बताई? आई.आर. कोहेलो बाद में बताया कि ये न्यायिक पुनरावलोकन कब से माना गया? 24 अप्रैल 1973 के बाद में 9वीं अनुसूची में जो भी विषय रखे होंगे उनकी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये तो थी 9वीं अनुसूची की बात। और ये कब जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन के द्वारा। तो हमारा उत्तर तो वैसे आ गया कि ये 9वीं अनुसूची की आंसर तो तीसरा ही होगा, लेकिन हमने और भी दिया है कि 6ठी अनुसूची, ये 6, 10वीं और 7वीं इन तीनों के बारे में भी आगे बात करी हमने। तो एक बार देखो 6ठी अनुसूची में क्या लिखा मैंने कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय ATMM के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 6ठी अनुसूची में क्या कहा है कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, या मणिपुर नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि मिजोरम और मेघालय ये इनको जरूर ध्यान रखना। एम का मतलब मिजोरम है और मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित इसमें बात कही गई है। 7वीं अनुसूची में क्या है कि 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के शक्तियों के विभाजन की सूची बनाई गई है कि संघ के बीच में और राज्यों के बीच में क्या क्या शक्तियां होगी। तो संघ सूची में हमने मतलब भारत के संविधान में 98 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। इसको यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, जिसके अंदर 98 सब्जेक्ट्स को रखा गया। पहले कितने थे? मूल संविधान में 97 सब्जेक्ट्स थे। और राज्य सूची में कितने हैं? तो 61 विषय आज है, जो कि पहले थे 66 विषय। 66 सब्जेक्ट्स पहले थे, जो कि अभी 61 सब्जेक्ट हैं। और समवर्ती सूची में ये हैं 52 सब्जेक्ट्स आज, जो कि पहले 47 सब्जेक्ट्स थे। 10वीं अनुसूची में बात की कि 10वीं अनुसूची में क्या है? ये दल बदल विरोध अधिनियम के इसको अंदर रखा गया है कि दल बदल विरोधी कानून इसमें 10वीं अनुसूची के अंदर। ये कब जोड़ा गया है? 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ी गई है 10वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी थी? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी थी, लेकिन 1985 में 52वां संविधान संशोधन होता है, उसमें ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें क्या है? 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है, जो कि अभी संसद विधानसभाओं सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। संसद की हो सकती है या विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित किसमें बात कर रखी है? दल बदल विरोधी कानून, और जो कि कहाँ पे है? 10वीं अनुसूची में। ये थी हमारे पास में मतलब क्वेश्चन में ऑप्शंस में था 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची, और एक था 9वीं, जिसको हमने, ये हमारा आंसर होगा। इसको मैंने नोट में क्या लिया है कि संविधान संशोधन का टॉपिक RAS के 2012, 2013, 2015, 2021, 23, 24 में पूछा जा चुका है। मतलब कि संविधान संशोधन है वो RS में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीटी के। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी? तो हमारा आंसर था 9वीं। इसका आंसर आएगा 3 नंबर पे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 की न्यायिक निर्वचन के संबंध में गलत कथन की बात करनी है। गलत कथन पहचानना है, ये जरूर ध्यान रखना कि पूछा क्या है, गलत या सही। तो इन्होंने गलत बात पूछी है कि गलत कथन बताना है। इसमें पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि ये भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाधारी है। मतलब यह इसमें हमें गलत कथन की पहचान करनी है। गलत कथन कौन सा है? दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है।
तीसरा स्टेटमेंट दिया, अनुच्छेद 21, 19 और 14 परस्पर अनन्य नहीं है। जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। अब हम एक इसकी व्याख्या देखते हैं। वैसे इसका आंसर अगर गलत की बात करी जाए तो ये इन्होंने कहा है कि ये बाहर याचिकाकर्ता पर है। बाहर याचिकाकर्ता का मतलब है कि जो याचिका दायर करता है वही सिद्ध करे कि उसकी दैहिक स्वतंत्रता, उसका जीवन है वो दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है या नहीं। लेकिन ये गलत है। ये भार किस पे होता है? याचिकाकर्ता पे ना होकर सरकार पे होता है, इसलिए ये कथन तो ये गलत है। आंसर हमारा यही जाएगा। लेकिन ये कैसे जाएगा हम इसको विस्तार से देखते हैं। ये मेनका गांधी केस आता है 1978 के अंदर। मेनका गांधी केस में ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये भार याचिकाकर्ता पर नहीं है बल्कि किस पे? सरकार पे होता है। क्या है कि वह सिद्ध करे, कौन? सरकार सिद्ध करे कि प्रक्रिया उचित, न्यायोचित और गैर मनमानी है। गैर मनमानी का है कि मनमानी मर्जी से नहीं है, मनमानी नहीं है। गैर मनमानी का मतलब है मनमानी नहीं है। तो कह रहे हैं कि सरकार सिद्ध करे कि प्रक्रिया जो भी उन्होंने कानून बनाया है वो उचित है, वो न्यायोचित है, न्याय के संगत है और प्रक्रिया है वो गैर मनमानी है या मनमानी नहीं है। आगे कहा है कि सरकार को सिद्ध करना है कि जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने की प्रक्रिया उचित व गैर मनमानी है। आगे कहा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अमेरिका की सम्यक प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस के समान व्यापक अर्थ में स्वीकार किया गया है। मतलब कह रहा है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो शब्द लिख रखा है अनुच्छेद 21 के अंदर, वो अमेरिका के संविधान में लिख रखा है कि सम्यक प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस, उसके समान ही व्यापक, हमने व्यापक अर्थ ले रखा है कि भारत के संविधान में जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द ले रखा है अनुच्छेद 21 में, वो अमेरिका के संविधान में ले रखा है कि सम्यक प्रक्रिया उसके समान ही व्यापक है। आगे कहा है कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अनन्य नहीं है बल्कि कैसे हैं? एकीकृत है। मतलब अलग अलग नहीं है कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 आपस में मतलब अनन्य नहीं है, ये कैसे हैं? एकीकृत है। मतलब एक पे कोई इम्पैक्ट आया तो दूसरे वाले पे भी फर्क पड़ेगा। इसकी किसी भी प्रतिबंध या प्रक्रिया को इन्हीं तीनों अनुच्छेदों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा। अगर ये कोई कानून बनाया और अनुच्छेद 14 की बात, समानता की बात है इसमें, तो अगर ये है तो अनुच्छेद 19 का भी ध्यान रखना पड़ेगा और अनुच्छेद 21 का भी ध्यान रखना होगा। इन और तीनों की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा। अनुच्छेद तीनों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा। आगे कहा है कि जीवन का अधिकार है वो कैसा है? गरिमा के साथ जीने का, गरिमा के साथ जीवन जीने का और जीवन के सभी अर्थपूर्ण व मूल्यवान पहलू के साथ जीने का अधिकार है। पहले ये मेनका गांधी केस से पहले जीवन का अधिकार था, संकीर्ण अधिकार था, और इस केस के बाद में व्यापक अर्थ हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन, जिसका आंसर हमने क्या दिया है कि ये गलत है कि याचिकाकर्ता पे बार ना है, बार किस पे? सरकार पे। तो इसका आंसर ये गलत है, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन स्टेटमेंट पहला सही आंसर रहेगा। और ये बाकी वाले देख लेंगे आप कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के में विद्यमान ड्यू प्रोसेस के मोटे तौर पर समानार्थक है, एक समान ही है। तो मतलब ये तो सही दे रखा है। और अनुच्छेद 21, 19 और 14 परस्पर अनन्य नहीं है, बिल्कुल अनन्य नहीं है, ये एकीकृत हैं। ठीक है, तो ये भी तो सही बात गई। और जीवन का अधिकार है वो गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल है। गरिमा के साथ मतलब अपने मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों तो सही दे रखे हैं, तो सही तो पूछा ही नहीं है, इसने पूछा है गलत। गलत है हमारा ये वाला, तो आंसर आएगा ये वाला।